चीन से पहले जापान को यूएस के डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 90s के पहले कुछ सालों तक जापान की इकोनॉमी में ज़बरदस्त उछाल रहा था। कई सालों तक जीडीपी की ग्रोथ लगातार अच्छी रही थी। यहाँ तक कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा जापान अमेरिका युद्ध के कयास भी लगने शुरू हो गए थे। सिर्फ टोक्यो के रियल एस्टेट की कीमत इतनी थी कि उससे पूरे अमेरिका भर के रियल एस्टेट को खरीदा जा सकता था। आज के चाइनीज टूरिस्ट की तरह जापान के टूरिस्ट भी दुनिया के हर कोने में सब कुछ खरीद रहे थे। तो आखिर 90s के दशक में ऐसा क्या हुआ कि जापान की ग्रोथ तब से लगभग रुक सी गई है। जापान का विश्व में कोई डोमिनेंस नहीं आया है। तो क्या चीन की इकोनॉमी का हाल भी जापान जैसा हो सकता है? आइए देखते हैं। China's latest move to end its decades-long one-child policy. And soon, there won't be enough young people to replace them in the workforce. The law has prevented 400 million births. This has only been a temporary transitional stage on the road to industrialization. It will now allow couples to have up to 3 children. And this increased the number of female abortions. With no savings or pension. A reckoning is long overdue. जापान की इकोनॉमी 1995 के बाद से इसलिए बढ़ना रुक गई है क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बढ़ना ही बंद हो गई है और साथ ही जापान की घटती हुई जनसंख्या काफ़ी बूढ़ी भी हो रही है। इस समय जापान की एवरेज एज 48.4 ईयर्स है। तुलना के लिए भारत की औसत आयु 26.8 वर्ष है। एक अधिक पॉपुलेशन वाला देश बड़े मार्केट और इकोनॉमी की रचना करता है जो उस देश को कई लीवरेज प्रदान करता है। जनसंख्या कम होने से ऐसी लीवरेज तो जापान को मिलना खत्म हो चुकी है और साथ ही बूढ़ी होती हुई जनसंख्या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बोझ की तरह होती है। अधिकांश रिटायर हो चुकी जनसंख्या की कोई अर्निंग नहीं होती, उसकी बस सेविंग बची होने के कारण वो लो स्पेंडर होते हैं और उनके लिए रिस्क लेने की बहुत कम जगह होती है। इसलिए अधिकांश मार्केटर्स के लिए वो लीस्ट इंटरेस्टेड एज ग्रुप है। यदि यही एज ग्रुप अर्निंग करने वाले एज ग्रुप से रेशियो में बड़ा हो जाता है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि यह एज ग्रुप अर्निंग करने वाले एज ग्रुप पर डिपेंडेंट होता है और उनके स्पेंडिंग बिहेवियर को काफ़ी इम्पैक्ट करता है और सरकार के बजट पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और जापान की सिचुएशन तो इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2013 में बूढ़े जापानीज़ लोगों को देश की खातिर जल्दी मर जाने की सलाह दी थी क्योंकि उनके मेडिकल केयर में सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। उस समय जापान की आबादी का 1/4 भाग रिटायर एज ग्रुप में था। अब यदि चीन के डेमोग्राफिक क्राइसिस की बात करें तो यह जापान के डेमोग्राफिक क्राइसिस से भी खतरनाक है। जहां जापान की पॉपुलेशन कम होना इसलिए शुरू हुई क्योंकि जापान में ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार हुआ था, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ था और उनके पास अधिक अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। वहीं चीन में डेमोग्राफिक क्राइसिस वहां की सरकार के द्वारा थोपा गया है। 1995 में जापान का जीडीपी पर कैपिटा 43,440.37 यूएस डॉलर था। वहीं चीन में यह 11,819 यूएस डॉलर है जो कि तुलना के लिए चिली और रोमानिया से भी कम है। चीन अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। कम्युनिस्ट चीन में भुखमरी आम थी और चीन की तानाशाह सरकार को लगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या के भार को उठा पाने में चीन के संसाधन समर्थ नहीं हैं, तो चीन के द्वारा 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया। इसके द्वारा कपल्स को केवल एक ही बच्चे को जन्म देने का अधिकार दिया गया था। वन चाइल्ड पॉलिसी को बड़ी निर्ममता के साथ सीसीपी के द्वारा लागू किया गया और कई बच्चों को अपने परिवार से जबरदस्ती अलग कर दिया गया और कई सारे गर्भपात भी कराए गए। इस पॉलिसी के द्वारा कुल मिलाकर लगभग 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोका गया और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि चीन का फर्टिलिटी रेट 1.69 हो गया है। अब वो भी अगर आप वहाँ के सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करते हैं तो, वरना तो कई
स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार चीन का रियल फर्टिलिटी रेट तो 1.1 तक कम हो सकता है। पॉपुलेशन के नंबर को स्टेबल रखने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी का निगेटिव इम्पैक्ट चीन में सेक्स रेशियो पर भी खतरनाक रूप से पड़ा है, क्योंकि चाइनीज सोसाइटीज़ में भारत की तरह ही मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए वन चाइल्ड पॉलिसी के अनुपालन के दौरान करोड़ों सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हुए थे। इसके कारण चीन में मेल्स की संख्या फीमेल्स की संख्या से लगभग 3 करोड़ 30 लाख अधिक हो गई है और एक नए प्रकार का क्राइसिस उत्पन्न कर रही है। इससे चीन के मेल पॉपुलेशन के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है और ऐसे अनमैरिड मेल्स की संख्या बढ़ रही है जो मैरिज की एक्सपेक्टेड एज से ज़्यादा एजड हो चुके हैं। ऐसे लोगों को वहाँ लेफ्ट ओवर मेंस के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट ओवर मेंस का फिनोमिना डेमोग्राफिक क्राइसिस को और भी खराब कर रहा है। चीन के डेमोग्राफिक क्राइसिस को ठीक से समझने के लिए हमें चीन के पॉपुलेशन पिरामिड को देखना होगा। कंटेम्परेरी टाइम में चीन की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पार्ट 30 से 65 साल के एज ग्रुप का है। यह वर्ग प्रोड्यूसर कहलाता है और इकोनॉमिकल दृष्टि से यही ग्रुप सबसे ज़्यादा मैटर भी करता है। हम अपनी 30s और 40s के दौरान ही अपने अर्निंग पोटेंशियल के पीक पर होते हैं और अपने पैसे को स्टॉक्स में, रिटायरमेंट फंड्स में लगाते हैं और सबसे ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं। विश्व के नोबेल प्राइज विनर और ग्रेट इन्वेंटर्स इसी एज ब्रैकेट में आते हैं। फॉर्चून 500 और S&P 500 के CEO की एवरेज एज हायरिंग के समय इसी एज ब्रैकेट में आती है। टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स की एवरेज एज भी 45 ही है। इस एज ब्रैकेट के लोगों का देश की इकोनॉमी पर और देश के बाहर भी विश्व भर में बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और इसलिए इनकी संख्या में एक छोटा सा बदलाव भी पूरे देश को इम्पैक्ट करता है। चीन की GDP में जबरदस्त उछाल इसी टाइम पीरियड में आया है जब चीन की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग प्रोड्यूसर का रहा है। इन्हीं प्रोड्यूसर्स की संख्या कम होने पर चीन की GDP ग्रोथ भी कम हो जाएगी। जहां व्यक्ति की इनकम उसकी एज के साथ लगातार हल्के हल्के इंक्रीज होती है, वहीं रिटायरमेंट के बाद यही इनकम एकदम से जीरो हो जाती है और उस देश की इकोनॉमी के सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट एक ही दिन में लायबिलिटीज में तब्दील हो जाते हैं। चीन की पॉपुलेशन पिरामिड को देखकर ही पता चलता है कि चीन ने पिछले कई दशकों में ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है, पर बहुत जल्दी ही इस इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आने वाली है। जहां बाकी सारी प्रोजेक्शन चीन की इकोनॉमी को लगातार बढ़ता हुआ दिखाती हैं, वहीं अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में चीन की ग्रोथ बहुत धीमी होने वाली है। चीन अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड एक दशक के अंदर ही खोने वाला है। 1978 में चीन की वर्किंग एज पॉपुलेशन 58% थी, जो कि 2010 में बढ़कर 74% पहुंच गई है और UN के अनुसार 2 दशकों के अंदर ही यह घटकर फिर से 1978 के स्तर तक पहुंच जाएगी। तब चीन में सीनियर्स की संख्या 15 साल से छोटे बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाएगी। चीन की डेमोग्राफी की इन्हीं प्रोजेक्शन से डरकर CCP ने 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करके 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, पर जब उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो 2011 में नई 3rd चाइल्ड पॉलिसी को शुरू किया गया। पर इससे भी चीन की डेमोग्राफी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब चाइनीज सोसाइटीज़ में वन चाइल्ड कल्चरल नॉर्म बन चुका है। साथ ही बच्चों का पालन पोषण करना चीन में लगातार एक्सपेंसिव होता जा रहा है। एक से अधिक बच्चे अधिकतर परिवार ना तो चाहते हैं और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं। चीन का यह डेमोग्राफिक क्राइसिस बाकी देशों की तुलना में इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि चीन में उन देशों की तरह सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जहां प्रायः इस प्रकार का डेमोग्राफिक क्राइसिस देखा गया है। चीन का फ्रैक्चर्ड पेंशन एवं हेल्थ केयर सिस्टम इन बढ़ते हुए रिटायरीज की संख्या के लिए प्रिपेयर नहीं है। चीन में वर्तमान रिटायरीज काफ़ी सीमा तक स्वयं के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर ही निर्भर हैं। इसका प्रभाव उनकी पीढ़ियों पर पड़ रहा है। चीन में 4 to 1 फिनोमिना देखने को मिल रहा है,
जहां लगभग सभी युवा को अपने 2 पेरेंट्स के साथ अपने 4 ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके या उनके पेरेंट्स का कोई भी सिबलिंग नहीं है। साथ ही चीन की एवरेज रिटायरमेंट एज भी काफ़ी कम है, जहां 2023 में वर्ल्ड की एवरेज रिटायरमेंट एज 67 होने वाली है, वहीं चीन में यह 54 है। यह चीन के डेमोग्राफिक बैलेंस पर अतिरिक्त दबाव भी डालता है। सीसीपी गवर्नमेंट अगर इसे बढ़ाने की कोशिश भी करती है तो उसे जबरदस्त विरोध का सामना देखने को मिल सकता है। और फर्टिलिटी रेट एक ऐसी चीज है जो एक बार कम हो जाए तो उसे बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। दुनिया भर के कई देशों की सरकारों ने फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए हैं। उसके बाद भी एक बार फर्टिलिटी रेट कम हो जाए तो उसे बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल ही साबित हुआ है। यहाँ तक कि सिंगापुर जैसी डिक्टेटरशिप भी इसमें असफल ही रही है। तो सीसीपी भी चीन के फर्टिलिटी रेट को इस स्तर तक नहीं बढ़ा पाएगी कि डेमोग्राफिक क्राइसिस को टाला जा सके। डेमोग्राफिक क्राइसिस से बचने का एक और तरीका इमिग्रेशन है, पर इस तरीके से भी चीन अपने क्राइसिस से नहीं बच सकता। यूएस ने दुनिया भर के टैलेंट को अट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रखा है। साथ ही सेंट्रल अमेरिका से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन भी यूएस को इम्पॉर्टेंट वर्कफोर्स प्रदान करता है। वहीं चीन टैलेंटेड इमिग्रेशन को अट्रैक्ट करने में असफल रहा है और आगे भी रहने वाला है। एक तो चीन में बाहरी व्यक्ति को सिटीजनशिप और एक्सेप्टेंस मिलना बहुत मुश्किल है। साथ ही चाइनीज सोसाइटी बहुत रेसिस्ट भी है। चीन में बहुत कम लोग ही इंग्लिश समझते हैं और बोलते हैं, जो कि इमिग्रेशन को और भी कम करता है, क्योंकि चाइनीज सीखना भी इंग्लिश सीखने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चीन में ऐसे ग्लोबल स्टेटस की यूनिवर्सिटीज़ का भी अभाव है जो कि टॉप स्टूडेंट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके। वैसे भी डिक्टेटरशिप इमिग्रेशन को रिपेल ही करती है। चीन को अपने डेमोग्राफिक क्राइसिस को कम करने के लिए ऑटोमेशन का सहारा लेना पड़ेगा, पर रोबोट्स कंजम्पशन लेड ग्रोथ में कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते और चीन का एक्सपोर्ट का परसेंटेज उसकी जीडीपी में लगातार कम होता जा रहा है। और साथ ही वर्किंग क्लास की संख्या कम होने पर वहाँ वेज और भी हाई हो जाएंगे, जो कि चीन के एक्सपोर्ट को और भी कम करेगा। पर इससे पहले कि आप चीन की बर्बादी की खुशियाँ मनाने लगे, हमें इस मामले का सही से आकलन करना होगा। वहाँ महिलाएं 3rd चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी एक ही बच्चे को जन्म दे रही हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। चाइनीज़ वर्कर अब ज़्यादा एजुकेटेड और स्किल्ड हो रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। वहाँ लोग अब ज़्यादा सालों तक जीवित रह पा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार हुआ है। ऑटोमेशन भी घटती वर्कफोर्स के इम्पैक्ट को कम करेगा। डेमोग्राफिक क्राइसिस से ऐसा भी नहीं होने वाला है कि चीन ग्लोबल अफेयर्स में अपनी इम्पोर्टेंस खो दे। चीन आने वाले कई दशकों तक ग्लोबल पावर का एक सेंटर बना रहेगा और उसकी जीडीपी की ग्रोथ कम तो हो जाएगी, पर यह तब भी वेस्टर्न ब्लॉक की ग्रोथ से शायद ज़्यादा ही रहे। पर चीन का यूएस को पीछे छोड़कर विश्व का इकलौता सुपर पावर बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। भारत को भी चीन के इस डेमोग्राफिक क्राइसिस से कुछ सीखना चाहिए। भारत के लगभग आधे राज्यों में फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। पर भारत की इकोनॉमी को उसका निगेटिव इम्पैक्ट इसलिए देखने को नहीं मिला है क्योंकि अधिक फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों से लगातार इंटरनल माइग्रेशन होता रहता है। इस वजह से इन कम फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों की जीडीपी पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है। पर कुछ अधिक फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों में वहाँ की राज्य सरकारें कानून बनाकर अपने फर्टिलिटी रेट को कम करना चाह रही हैं। वैसे भी पूरे भारत का फर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से कम ही हुआ है। अब यदि इन बचे कुचे राज्यों का फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है तो भविष्य में भारत भी चीन और जापान जैसे डेमोग्राफिक क्राइसिस में पड़ सकता है, क्योंकि एक बार फर्टिलिटी रेट कम तो हो जाएगा, फिर उसे दोबारा बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल है।